हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की चौथी यूनिट यानी कि सांख्यिकी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसके बीच में सेकंड और थर्ड यूनिट है इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस पे, जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इस पर बहुत सारे वीडियोस मैंने इंटीग्रेशन की कंप्लीट यूनिट भी की हुई है। अगर आप इंटीग्रेशन पहले पढ़ना चाहते हैं तो आप वो प्लेलिस्ट जाकर देखिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। बाद में हम इंटीग्रेशन पर न्यू वीडियो सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करें, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी चौथी यूनिट सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। तो पहले ही बता देती हूँ, बहुत ही आसान यूनिट है। जो लोग मैथ्स वाले नहीं हैं खास तौर पे, उन्हें ये यूनिट अच्छी तरह से तैयार करनी चाहिए। 3 या 4-5 वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस यूनिट पर आएंगे और आपका 20 मार्क्स का एग्ज़ाम में कवर होता है इस यूनिट से। तो बस आपको कुछ फॉर्मूले पढ़ने होते हैं, आप 1-2 क्वेश्चन भी हर टॉपिक पर सॉल्व करेंगे। तो एग्ज़ाम में केवल डिजिट चेंज हो सकती हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस यूनिट को आप ज़रूर अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, लेकिन आपको कंपेरेटिवली आसान लगेगी ये वाली यूनिट। तो सबसे पहले सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स गलत है, स्टैटिक्स आप बाद में पढ़ेंगे। अप्लाइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच होती है, स्थिति विज्ञान कहते हैं, जिसमें हम फोर्सेस का क्या इफेक्ट होता है जब कोई बॉडी स्टेशनरी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, वो सब कुछ पढ़ते हैं। तो स्टैटिक्स नहीं है, ये है स्टैटिस्टिक्स। शॉर्ट में इसे बोलते हैं स्टैट। ठीक है, आप स्टैट बोल सकते हैं या हिंदी में बोल सकते हैं सांख्यिकी। तो सबसे पहले आपको जानना है कि सांख्यिकी होती क्या है। आप ये 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सांख्यिकी मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम अगर बहुत सारा डेटा हमें दिया हुआ है तो हम उसे कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, टेबल बनाते हैं, फिर उसका एनालाइजेशन करते हैं और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो अगर आप इसे अच्छे शब्दों में कहेंगे तो आप कहेंगे स्टैटिस्टिक्स इज़ द डिसिप्लिन that concerns the collection, organization, analysis, interpretation and presentation of data, या फिर गणित की वह शाखा जिसमें हम आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीयन और व्यवस्थापन का अध्ययन करते हैं। तो आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके क्या टर्म्स आपको यहाँ पर को कवर करने हैं। सांख्यिकी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में, और इसके अलावा साइकोलॉजी में, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ इसका होता है। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है जो बहुत सारी अलग अलग सब्जेक्ट्स में यूज़ होती है। तो यहाँ पर को हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो आपने 9th, 10th और 11th क्लास में पढ़ी है वही सब कुछ है, बस रिवाइज करना है। तो सिलेबस आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला टॉपिक है इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? देखिए, आपको बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। अब आप उस डेटा के आधार पर कोई डिसीजन नहीं निकाल पा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता नहीं पा रहे हैं उस डेटा के बारे में। जैसे मान लीजिए मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स आएंगे डेफिनेटली, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ने ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस किया है इसको देखने के लिए मैं एक ऐसी संख्या चाहती हूँ, एक कोई ऐसे मार्क्स चाहती हूँ जो कि रिप्रेजेंटेशन करें उन सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का। मान लीजिए मेरी क्लास में सारे स्टूडेंट्स से 60 से 90 तक के मार्क्स उन्होंने स्कोर किए हैं। तो 60 से 90 तक के मार्क्स सबने लगभग स्कोर किए हैं। मान लीजिए उसका जो मीन आता है, डिफरेंट टाइप के मीन्स होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे, 80 आ जाता है। तो 80 आ जाता है तो ऐसा लगता है कि मेरी क्लास के बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा। हमने हर एक का अलग अलग का नहीं देखा, लेकिन हमें एक ओवरऑल आइडिया आ गया कि इस क्लास के बच्चों ने मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। वहीं मान लीजिए अगर मेरी क्लास के स्टूडेंट्स के 30 से लेकर 60 तक मार्क्स आते हैं, मिनिमम 30, 60 या हो सकता है हाईएस्ट 90, 95 भी आए, लेकिन 1-2 स्टूडेंट्स के ही आए हैं। ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 50 से कम आए हैं। और ऐसे में मान लीजिए मेरा जो मीन आया या जो एवरेज आ गया वो आया आपका 40। तो ऐसा लगता है कि मेरी क्लास के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस खराब रहा है, क्लासेस उतनी इफेक्टिव नहीं रही हैं। तो इसे हम कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसका आप यूज़ करते हैं, अगर आप लोग क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, जब हम किसी बैट्समैन का एवरेज देखते हैं तो उसका मतलब ये हमें मालूम चलता है कि वो बैट्समैन
कैसा है, अगर उसका एवरेज बहुत अच्छा है इसका मतलब वो एक अच्छा बैट्समैन है, अगर उसका एवरेज कम है तो इसका मतलब वो उतनी अच्छी बैटिंग नहीं करता है। बॉलर्स का एवरेज हमेशा कम होगा, जो बैट्समैन है उनका एवरेज हमेशा ज़्यादा होगा। तो वो भी एक तरह से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो ये 3 तरह के मीन्स होते हैं जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाते हैं। पहला होता है समांतर माध्य यानी कि अरिथमेटिक मीन, ठीक है। इसको आप सिंपली मीन या माध्य भी कहते हैं। जहाँ पर कोई सिंपल माध्य लिखा है या क्वेश्चन में केवल माध्य लिखा हुआ है तो उसे हम समांतर माध्य ही समझते हैं। अरिथमेटिक मीन, कभी कभी इसे एवरेज मीन, औसत माध्य भी कह दिया जाता है। दूसरा होता है माध्यिका यानी कि मीडियन, और तीसरा होता है बहुलक यानी कि मोड। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में सिंपल प्रॉब्लम्स जो आपकी 2 मार्क्स की पूछी जाती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक से 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 100%, ठीक है। तो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आज के वीडियो से आपके बन सकते हैं। तो सबसे पहले है समांतर माध्य या औसत माध्य क्या होता है, अरिथमेटिक मीन और एवरेज मीन या फिर सिंपल मीन किसे कहते हैं। तो मान लीजिए आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ डेटा दिया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, तो आपको उसका मीन निकालना है। तो आप ये हमेशा करते आ रहे हैं 9th क्लास से। आप सिंपल क्या करते हैं, सारे मार्क्स को ऐड कर देते हैं, अपॉन में कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट्स टोटल थे। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स यानी कि जितनी वैल्यूज़ हैं, जितने भी मान हैं, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना यानी सम, उन सारी वैल्यूज़ को जोड़ देना है, अपॉन एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर एक्स की कितनी वैल्यूज़ है, जैसे 10 वैल्यूज़ हैं एक्स की या जो भी वैल्यूज़ हैं, तो उस समय हमारा फॉर्मूला बनेगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में किसी क्लास के स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स स्कोर किए हैं, तो हमें माध्य बताना है इनके मार्क्स का, यानी कि मीन फाइंड करना है। तो जो मीन या फिर माध्य होगा उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया, माध्य का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो आप देखेंगे कि सिग्मा एक्स का मतलब है इन सभी का सम, सिग्मा का मतलब होता है सम। तो 50 + 40 + 80 + 75 + 95 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो अपॉन हो गया 5। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी भी हैं। तो देखिए जब आप इसको सम करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 340 मिल जाएगा आपको ये, अपॉन 5। और ये जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 68। तो इसका मतलब जो हमारा मीन आ गया, हम कह सकते हैं कि इस क्लास के स्टूडेंट्स के मैथ्स में जो एवरेज मार्क्स थे वो 68 थे। तो इस तरह से आप अगर पूछा जाता है एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकेंड टाइप की मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है जिसे हम कहते हैं माध्यिका यानी कि मीडियन। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि बीच वाला पद, मिड टर्म जो भी आएगा, ठीक है। अब इसमें 2 केसेस होते हैं। अगर n सम है, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, सम यानी कि इवन, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, जैसे कि जो वैल्यूज आपको दी है वो 10 वैल्यूज गिवन है, तब क्या होता है, तब माध्यिका यानी मीडियन का फॉर्मूला होता है बीच के 2 पदों का माध्य, मीन ऑफ 2 मिड टर्म्स। ये कैसे फाइंड करेंगे अभी बताती हूँ। अगर n विषम यानी कि ऑड है तो इस केस में बहुत आसानी से हमारी माध्यिका आ जाती है। फॉर्मूला होता है बीच के पद का मान, जो भी बीच वाला टर्म है, मिड टर्म है, उसकी वैल्यू, उसकी जो भी वैल्यू है वो उसकी मीडियन बच जाती है। तो माध्यिका का अर्थ सीधे सीधे बीच वाले पद से है। अगर एक ही बीच वाला पद है तो वही उसका मान आपका मीडियन बन जाएगा। अगर 2 मिडिल टर्म्स हैं जो कि इवन नंबर होने के केस में होगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होने पर, तो बीच के जो 2 मिडिल टर्म है उनका एवरेज बन जाएगा मीडियन। तो कैसे इसको क्वेश्चन में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये होती है कि आपको जो आंकड़े होते हैं उनको इंक्रीजिंग यानी कि जिसे आप हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम में, या फिर डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग का साइन बना दिया मैंने, डिक्रीजिंग यानी कि
अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना ज़रूरी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो भी डेटा आपको दिया है उसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर लेंगे। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमेशा यूज़ कर लेंगे, एक तरीका हम पकड़ लेते हैं। तो जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आपको एग्जाम्पल क्या गिवन है, माध्यिका ज्ञात करनी है इस डेटा की। तो पहला काम जो है वो हमारा क्या है, इसको हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े की ओर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने पर। तो पहला वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेंगे, उसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो आरोही क्रम यानी सबसे छोटा क्या है देख लेते हैं। अभी तो ये वैसे भी आरोही क्रम में ही दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है एग्जाम में भी दिया हो। तो यहाँ पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिया है। सबसे पहले 71, फिर 72, फिर 76, फिर 80, फिर 88, फिर 100। अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं दिया होता तो फिर हमें क्या करना होता, इसको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। तो 6 टर्म्स हैं, तो इस केस में जो बीच के टर्म्स होंगे, इवन नंबर के केस में 2 बीच के टर्म्स आएंगे। 6 हैं तो 6 का आधा करेंगे 3, तो तीसरा और चौथा टर्म जो आएंगे वो बीच के टर्म बनेंगे। ठीक है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसका हाफ कीजिए, वो और उसका अगला वाला जो होंगे वो आपके मिडिल टर्म्स आएंगे। आप देख भी सकते हैं 2 इधर बच गए, 2 इधर बच गए, तो ये दोनों बीच के टर्म्स हैं। तो अब यहाँ पर को जब आप मीडियन या फिर माध्यिका निकालेंगे तो आपको इन दोनों का एवरेज निकालना होगा, यानी औसत, यानी कि इन दोनों का मीन निकालना होगा। तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं अपॉन कितने हैं ये 1 2 हैं तो 2 आ जाएगा। तो इस केस में ये आपका आ जाएगा 156 अपॉन 2, दैट मीन्स 78। तो यहाँ पर आपकी जो मीडियन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 78। जबकि जो सेकंड क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले तो हम वही करेंगे यहाँ पर भी आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं है, तो आपको पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे हम लिखते हैं, देखिए क्या बनेगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने पर सबसे पहले सबसे छोटा 0 ही है, उसके बाद 0 से बड़ा क्या है, देखिए 6 है, फिर 6 से बड़ा क्या है 14, फिर 14 के बाद क्या है 25, 25 के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है 28, 28 के बाद आप देख सकते हैं 34, 3 टाइम्स आया है 1 2 3। इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जब कोई एक से ज़्यादा बार आता है। हम इसको फ्रीक्वेंसी वाली मेथड से भी बाद में करना सीखेंगे, अभी हम सिंपल मेथड से कर रहे हैं। 34 34 34, उसके बाद हमारा आ जाएगा 42 और उसके बाद आ जाएगा हमारा 102। देखिए 11 छूट गया, इसमें 11 छूट गया, 6 के बाद यहाँ पर होना चाहिए था 11। ठीक है, तो 0 6 11 14 25 28 34 34 34 42 102 ये मैंने अरेंज कर लिए। तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर्स हैं। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं 5 पहले के 5 बाद के, तो बीच का जो छठा वाला पद आएगा वो इसका मिड टर्म आएगा। या फिर डायरेक्ट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, 11 है तो जितने भी आ रहे हैं उसमें पहले 1 ऐड कीजिए, 12, 11 में 1 ऐड करेंगे तो 12, उसका आधा कर दीजिए 6। तो जो छठा टर्म होगा 6 नहीं होगा माध्यिका, छठे टर्म का जो मान होगा वो माध्यिका होगी। तो छठा टर्म कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये है इसका 6 टर्म और इसकी जो माध्यिका आएगी मीडियन वो कितनी आएगी 28। तो यहाँ पर को मिडिल टर्म निकालने के लिए आपको देखना होगा बीच वाला पद कौन सा होगा, काउंट करके भी देख सकते हैं या फिर जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें एक जोड़िए फिर उसका हाफ कर दीजिए,
जो टर्म आ रहा है उसकी वैल्यू, 6th टर्म आ रहा था उसकी वैल्यू 28 इसकी मीडियन आ गई। तो ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपका पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट आता है बहुलक यानी कि मोड। तो ये सबसे आसान होता है, इसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा बार आने वाला पद। जो वैल्यू आपकी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उसी को हम बहुलक यानी कि मोड कहते हैं। जैसे कि आपको इन आंकड़ों का मोड निकालना है, बहुलक निकालना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो जो 2 है, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, देखिए 2 टाइम्स। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम लिखेंगे, यहाँ पर को x लिख देती हूँ, यहाँ पर f, फ्रीक्वेंसी को f से लिखते हैं। तो 2 कितनी बार आ रहा है आपका, 2 टाइम्स। फिर 4 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। फिर 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 3 टाइम्स। फिर 0 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। उसके बाद 2 हमने लिख लिया, 1 लिख लिया, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स। तो ऊपर मैंने वैल्यूज लिखी हैं और नीचे जो है इसकी कितनी बार रिपीट हो रहा है ये लिखा है। तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा बार, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखनी है, कौन सा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 3 टाइम्स। कौन आ रहा है, 1। तो इसका मतलब जो इसका मोड होगा यानी कि जो बहुलक होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया हुआ है तो सिंपल आप क्या करोगे, देख लोगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में नहीं दिया है तो ऐसी टेबल बना भी सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी देखकर लिख सकते हैं कि 1 आपको सबसे ज़्यादा 3 बार दिखाई दे रहा था तो इसका बहुलक हो गया 1। तो 2 मार्क्स में तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे 6 मार्क्स वाला, उसमें हम पढ़ेंगे अगर आपको वर्ग अंतराल के रूप में आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे 0 से 10 तक कितने हैं, 10 से 20 तक कितने हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं 6 मार्क्स में। एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पर कोई एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक में एक रिलेशन होता है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और आपको अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर भी ये रिलेशन पूछा जा सकता है। खुद मुझसे जब मैं अपनी इस जॉब के लिए इंटरव्यू दे रही थी तो मुझसे ये रिलेशन पूछा गया था। बहुत ही आसान है, आपको याद रखना चाहिए अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो ये रिलेशन होता है आपका बहुलक इक्वल्स टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 इंटू माध्य, दैट मीन्स 2 गुणा माध्य, या इंग्लिश में आप इसे लिखेंगे तो मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो इस तरह का क्वेश्चन, अब इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन, जैसे देखिए सिंपल सा एग्जाम्पल है जिसमें आपको लिखा हुआ है कि अगर माध्यिका 20 है, माध्य 10 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। मीडियन गिवन है 20, मीन गिवन है 10 और आपको मोड फाइंड करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा इसमें फॉर्मूला आपको यही यूज़ कर देना है। हमारे पास फॉर्मूला है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 2 मीन कहने का मतलब 2 इंटू मीन से है, तो 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितनी दी हुई है हमें 20, माइनस 2 इंटू मीन, मीन कितना गिवन है 10, तो ये होगा आपका 60 माइनस 20, तो ये आपका आ जाएगा 40। तो इस केस में आपको मिल गया मोड इक्वल्स टू 40। तो कभी आपको बहुलक दिया हुआ हो सकता है, माध्य पूछा गया हो, कभी आपको माध्यिका निकालनी हो, बस आपको इन तीनों में से कोई 2 चीज़ें अगर गिवन है और तीसरी फाइंड करनी है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इस वीडियो से बन जाएगा, बल्कि 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में 4 मार्क्स के, इसलिए आप इन चीज़ों को अच्छी तरह सीख लीजिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 6 मार्क्स का क्वेश्चन। आपको स्क्रीन पर अपनी होमवर्क दिखाई दे रहा है, आपको ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और नीचे अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के आंसर्स मिलने चाहिए, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर ज़रूर लिखिए। साथ ही कोई भी डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो मुझे ज़रूर आप लोग पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।